क्लास 10 फिजिक्स में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो जो आपकी जो एनसीईआरटी सिलेबस है वो आपके पूरे बोर्ड में दिखाई दे रही है। इस तरह से बाइफरकेशन की जा रही है। इस सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे पहले हमें पढ़ना है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, गुड फ्यूल क्या होता है, तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमें मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी के जो दो टाइप होते हैं वो पढ़ने हैं। तो सोर्स ऑफ एनर्जी जनरली दो तरह की होती है, एक होता है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और एक होता है आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल को हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जनरली दो टाइप की हैं, एक कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसे हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, और एक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जिसे हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, और इसे अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, ठीक है। तो पहले हमने गुड सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़नी है, फिर हमें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़नी है, और इसके अंदर आपका फॉसिल फ्यूल आता है, थर्मल पावर प्लांट आता है, हाइड्रो पावर प्लांट आता है, फिर इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आप पढ़ना है। तो कन्वेंशनल सोर्सेज में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जब हम टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें बायोमास और विंड एनर्जी पढ़नी होती है। तो ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के इतने सारे फॉर्मेट्स हैं। पहला फॉसिल फ्यूल, थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट, बायोमास एंड विंड एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें हमें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़नी है। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसे अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कही जाती है या रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कही जाती है। इसके अंदर हमें सोलर एनर्जी पढ़नी है, एनर्जी फ्रॉम द सी पढ़नी है। अब एनर्जी फ्रॉम द सी वो 3 टाइप की होती है। पहला टिडल एनर्जी है, वेव एनर्जी है, ओशन थर्मल एनर्जी है। तो ये 3 एनर्जी जो है एक्चुअली में एनर्जी फ्रॉम द सी है। तो ये आपका रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है। फिर तीसरा आपका जियो थर्मल एनर्जी पढ़ना है, फिर न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ना है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और इसके जितने भी टाइप्स हैं ये सब पढ़ने हैं। उसके बाद हमें ये इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस पढ़नी है ना। और सबसे लास्ट में, चैप्टर लास्ट में हमें ये देखना है हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस, मतलब जितने भी एनर्जी सोर्स है वो कितने टाइम तक हमारे साथ है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर का बाइफरकेशन है, जिसे हम इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़नी है एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, है ना। तो इस टेबल से आपको ये समझ में आ सकता है कि फॉसिल फ्यूल जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, थर्मल पावर प्लांट नॉन रिन्यूएबल है, हाइड्रो पावर प्लांट नॉन रिन्यूएबल है। मतलब ये सब का एक बार यूज़ कर लेने के बाद आप इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। बायोमास भी आपका नॉन रिन्यूएबल हुआ, विंड एनर्जी भी नॉन रिन्यूएबल है। मतलब ये सारी वो एनर्जी टाइप्स हैं जिसे आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कि नॉन कन्वेंशनल है, इसमें क्या है, जो भी एनर्जी के फॉर्मेट है इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गया, वेव एनर्जी हो गया, ओशन थर्मल एनर्जी हो गया, जियो थर्मल एनर्जी हो गया और न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस पूरे चैप्टर को हमें पढ़ना है। अब बात करते हैं, जब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर में क्या पढ़ना है वो तो आपको समझ में आ गया। अब बात आती है एनर्जी की बात। सबसे पहले एनर्जी की हम बात करें तो जब एनर्जी की आप बात करते हैं तो जो अभी तक आपने मान लीजिए 9th क्लास की बात करें तो वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क करने की कैपेसिटी ही आपकी एनर्जी होती है। फिर आपने पढ़ा था एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब आपने ये पढ़ा था कि एनर्जी न तो ख़त्म की जा सकती है ना उसको जनरेट किया जा सकता है, इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत क्या थी, अगर एनर्जी है तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जैसे से हमारी साइंस डेवलप होती जाती है हम सबके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं, उसी तरह से एनर्जी के बारे में भी डिटेल जानकारी ली जाती है। जैसे अभी आपने 9th में पढ़ा है एनर्जी कंजर्वेशन,
फिर 10th में हम पढ़ रहे हैं एनर्जी के बारे में कि इतने टाइप की एनर्जी होती है, कुछ रिन्यूएबल होगा, कुछ नॉन रिन्यूएबल होगा। तो ये एनर्जी की इन डेप्थ स्टडी का एक तरीका है। जब आप 11th में चले जाएंगे तो आपको वहाँ बताया जाएगा कि एनर्जी हमेशा कंजर्व नहीं होती, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसी की वजह से एनर्जी कंजर्व होती है और अदरवाइज एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। वो हमेशा कुछ न कुछ जब आप उसका यूज़ कर लेंगे तो वो नॉन यूजेबल फॉर्म में भी दिखेगा। ठीक है, तो एनर्जी के बारे में बेसिकली हमें डिटेल पढ़ना है और ये कंटिन्यूस हम पढ़ते ही रहेंगे। तो 9th में आपने जो पढ़ा वो एक अलग एस्पेक्ट था, वो अपनी जगह सही है ना। अब हम और डिटेल में जा रहे हैं, तब हमें 10th में पढ़ना है। 10th में ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम 11th में पढ़ेंगे। हाँ, 11th पढ़ने के बाद फिर 12th में भी पढ़ेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मतलब एक एनर्जी का बेसिक लेवल से लेकर एडवांस स्टडी तक, जैसे जैसे आपकी क्लास से आप आगे बढ़ेंगे, फिजिक्स आप हायर स्टडीज़ करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले बात आती है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना। गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? ठीक है, तो उसको अगर डिफाइन की जाए सबसे पहले, है ना, मतलब हम क्या कंसिडर करें कि एक एनर्जी जो है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकती है ना। अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो इसमें जो हम एनर्जी जो होती है हमारी, वो बहुत तरह के अनेकों तरह के वर्क करने से परफॉर्म की जाती है। जैसे ट्रेन को चलाने के लिए हम डीजल यूज़ करते हैं, कार को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल यूज़ करते हैं, बाइक या स्कूटी चलाने के लिए हम पेट्रोल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हमारी एक एनर्जी का आप यूज़ कर रहे हैं। घर में लाइट जलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, वो भी एक फ्यूल है। तो एक पर्टिकुलर सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है, हम अपनी अलग अलग ज़रूरतें के लिए अलग अलग तरह का काम करते हैं, मतलब एनर्जी यूज़ करते हैं। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मान लीजिए पहले ज़माने में क्या बात की जाए, या आज भी कुछ गांव में ऐसा होता है कि जो लोग लकड़ी पे खाना बनाते हैं, मतलब लकड़ी जलाकर खाना बनाते हैं। तो लकड़ी को जलाना से क्या होगा, स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा, पॉल्यूशन होगा, तो वो सब उसके डिसएडवांटेजेस होंगे। लेकिन एक एडवांटेजेस क्या है, उस पर खाना आपका बनता है ना, वो हीट जनरेट करता है, उससे खाना बनता है। ठीक है, तो वो आज भी यूज़ होता है, लेस मतलब कम होता है। फिर कोयला आ गया, कोयले पे लोग खाना बनाते थे, फिर गैस आ गया, और अब तो ओवन वगैरह आ गया। तो बहुत सारे फॉर्मेट हैं खाना बनाने के लिए, जैसे साइंस डेवलप हो रही है। तो मैंने खाना बनाना एक सिंपल एग्जांपल लिया ये समझने के लिए कि अगर खाना बनाने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो कितनी तरह के हमारे पास अवेलेबल है, और उसमें गुड सोर्स कौन सा होगा, है ना। तो गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब हो जाता है कि किसी एक पर्पस को पूरा करने के लिए अगर आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट हैं कि आप कितनी तरह की एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें बेस्ट या गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होगा। तो उसके लिए हम ये मान लेते हैं कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, है ना। तो वो कंडीशन क्या होगी आपकी, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉर अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, द फॉलोइंग कंडीशन must be fulfilled by it। अगर कोई फ्यूल इन सारे कंडीशंस को फुलफिल कर देता है तो वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी मानी जाएगी। सबसे पहला क्या है आपका,
it should provide large amount of useful energy. है ना, मतलब अगर कोई फ्यूल लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी ही प्रोवाइड करेगा तो वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब मान लीजिए आप जो भी फ्यूल जनरेट कर रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, तो उससे जो एनर्जी मिल रही है उसका अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और बर्बाद कम हो रहा है ना, जितनी एनर्जी उसने डेवलप की उसकी यूज़ आपने ज़्यादा कर ली, बर्बाद कम हुआ, वेस्ट कम हुआ, तो वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। तो पहली कंडीशन यही है, इट शुड प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी। दूसरा है आपका, इट मस्ट बी इजीली स्टोरेज, it must be easily storage, it must be easily storable in small space। मतलब इसको हम छोटी जगह पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे लकड़ी है, उसको आप अगर रखना है तो अगर मान लीजिए 1 महीने के लिए आपको खाना लकड़ी पे बनाना है और लकड़ी को रखना है तो बहुत बड़ी जगह चाहिए उसको, तो वो गुड फ्यूल नहीं मानी जाएगी, है ना। कोयला रखना है 1 महीने के लिए तो हो सकता है लकड़ी से थोड़ा कम जगह ले, लेकिन जगह तो ज़्यादा लेगा, है ना। अब यहाँ बात ये नहीं होता कि 1 महीने में किसके लिए बनाना है, एक आदमी के लिए या पूरे मोहल्ले के लिए या पूरा फंक्शन ही हो रहा है 1 महीने, मतलब डिपेंड करेगा कितने आदमी है, कितना खाना बनाना है, कैसे बनाना है, तो बहुत सारी चीज़ है। तो जो भी क्वांटिटी हो, है ना, रिलेटिव इशूज़ हैं ये सारे, तो जो भी क्वांटिटी होगी, 1 आदमी का खाना बनाया जाए या 1 लाख आदमी का खाना बनाया जाए या 10 आदमी का खाना बनाया जाए, है ना, दोनों केसेस में कम हो कम इंसान हो ज़्यादा इंसान हो, दोनों केसेस में अगर लकड़ी पे खाना बनाएंगे तो लकड़ी ज़्यादा जगह लेगी, एक आदमी के रिस्पेक्ट में भी ज़्यादा लेगा, बाकी लोगों के रिस्पेक्ट में ज़्यादा जगह लेगा। ठीक है, तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए थे। पहला है, इट शुड प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी, इट मस्ट बी इजीली स्टोरेबल इन स्मॉल स्पेस, it must be easily transportable, it must be easily provide energy in regular manner, it should be convenient to use, ठीक है। तो देखिए, फॉर ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड बाय इट। पहला आपका क्या है, इट शुड प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी। दूसरा था, इट मस्ट बी इजीली स्टोरेबल इन स्मॉल स्पेसेस। तीसरा, इट मस्ट बी इजीली ट्रांसपोर्टेबल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर आप जो भी जैसे गैस सिलेंडर है ना, उसे उठा के ले जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह खाना बनाने के लिए, ठीक। अब उसी जगह मान लीजिए लकड़ी पे बनाना है
तो एक गैस सिलेंडर जो आपने लेके गए उस पर हो सकता है 100 आदमी का खाना एक दिन में बनाना है, तो एक सिलेंडर शायद बना दे, उतना फ्यूल है। लेकिन उसी 100 आदमी को खाना बनाने के लिए लकड़ी पर अगर खाना बनाना हो तो बहुत सारी लकड़ियाँ ले जानी होगी, और एक जगह से उठा के उसको जहाँ खाना बनाना है वहाँ ले जाना होगा, तो डिफ़िकल्ट टास्क है। और जहाँ पे लकड़ी रखी होगी वो जगह भी ज़्यादा लेगा, है ना। इस वजह से इन तीन, अगर दो का कंपेयर करें तो गैस आपका जो है गुड फ्यूल माना जाएगा या गुड सोर्स ऑफ एनर्जी मानी जाएगी, ठीक है। मतलब उसको एक जगह दूसरे जगह ले जाने में आसानी हो, दिक्कत ना हो। फिर है आपका इट मस्ट प्रोवाइड एनर्जी इन रेगुलर मैनर, लगातार एनर्जी वो देता रहे, नॉन इंटरप्टेड। तो एक गैस सिलेंडर आपको कंटिन्यूस एनर्जी देगा जब तक उसमें गैस है। लेकिन हो सकता है कि लकड़ी जलते जलते छोटी पड़ जाए तो फिर दूसरी लकड़ी देनी पड़ेगी, और जब तक वो लकड़ी जलेगी है ना, उस अमाउंट में हीट देने में कुछ टाइम लग जाएगा। तो इंटरप्शन है उसमें। कोयले के साथ भी यही बात है ना। और इट शुड बी कन्वीनियंट टू यूज़, मतलब उपयोग करने में आसानी होनी चाहिए। तो ये आपकी जो है गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी थी, है ना। अब इसी क्रम में हमें जो ये पढ़ना होगा कि फ्यूल, गुड फ्यूल कौन सा होता है, ठीक है। तो गुड फ्यूल के लिए हम सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि फ्यूल है क्या, है ना। तो अब अगर बात आती है फ्यूल की, है ना, जो हमें गुड सोर्स में पढ़ना है, और फ्यूल आपके डिफरेंट टाइप की हो सकती है। तो अब अगर हम पढ़ें कि फ्यूल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल, तो उसका आंसर क्या होगा? है ना, मान लीजिए हम फ्यूल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब फ्यूल इज ए केमिकल fuel is a chemical which releases energy when heated with oxygen. है ना, मतलब फ्यूल एक केमिकल है जिसे अगर ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अ फ्यूल इज ए केमिकल विच रिलीजेज एनर्जी व्हेन हीटेड विथ ऑक्सीजन। अब इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे फ्यूल के, जो कॉमन एग्जांपल हम ले सकते हैं वो है वुड, गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, कोल एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल हो गए। एक फ्यूल के साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है आपका, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या कह सकते हैं कि फ्यूल कैन बी कंसिडर्ड एज combustible substances. Fuels are combustible substances. ठीक है, तो अभी आपने क्या पढ़ा, फ्यूल क्या है। फ्यूल इज ए केमिकल विच रिलीजेज एनर्जी व्हेन हीटेड विथ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल आर वुड, गैस, पेट्रोल, kerosene, diesel, coal and animal waste. Fuels are combustible substances. Fuels are combustible substances. अब यहाँ पर एक बात आती है कि फ्यूल कितने टाइप के हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि गुड फ्यूल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। What are the characteristics of
गुड फ्यूल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, ये क्या होगा? फर्स्ट, it should have high calorific value. It should have high calorific value. ओके स्टूडेंट, तो मैं क्या पढ़ा रहा था आपको? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। इसमें एक अच्छे फ्यूल के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे एक नई टर्म आ गई। ये होता क्या आपका? मान लीजिए आप किसी फ्यूल का यूनिट मास बर्न कर रहे हैं, है ना, तो उस यूनिट मास को बर्न करने से जो हीट जनरेट होगा उसे ही हम कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे, है ना। तो अगर मैं कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन कर दूं यहाँ पर, कैलोरीफिक वैल्यू को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग a unit mass of fuel by unit mass of fuel completely is known as its calorific value। है ना, मतलब कोई फ्यूल है, उसका यूनिट मास लीजिए, उस यूनिट मास को पूरा का पूरा जला दो या बर्न कर दो, तो उसको बर्न करने से जो हीट जनरेट होगा वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा उस फ्यूल का। तो एक गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? पहली, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, राइट। दूसरा होगा इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। सेकेंड, it should have proper ignition temperature so that it may burn easily। है ना, उस गुड फ्यूल की एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होती है जो आसानी से बर्न करती है। ठीक है, ये आपकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। और फिर आगे चलते हैं, तो एक गुड फ्यूल की और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? थर्ड पॉइंट, पहला आपने देखा कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी, दूसरा आपने देखा कि उसका एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए जिससे कि वो जल सके उस टेम्परेचर पे। तीसरा आपका होगा इट शुड लीव नो रेसिड्यू, इट शुड लीव नो रेसिड्यू, मतलब जलने के बाद कुछ बचना नहीं चाहिए, है ना, सारा खत्म हो जाना चाहिए, मतलब कुछ ऐस वैस कुछ भी नहीं बचनी चाहिए, नो ऐस आफ्टर बर्निंग। इट शुड बर्न स्मूथली, इट शुड बर्न स्मूथली, आसानी से जलता रहे।
ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है एक गुड फ्यूल के लिए, कि जिस चीज़ को आप फ्यूल के लिए यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ फ्यूल के लिए ही यूज़ हो। ऐसा ना हो कि ये वो किसी और चीज़ के लिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो हमें ऐसे फ्यूल का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे जंगल की लकड़ियाँ काट ली हमने जलाने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है ना कि जंगल की लकड़ियाँ तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है आपके खाना बनाने के लिए, क्योंकि आपके खाना बनाने के लिए कोई और भी सोर्स अवेलेबल हो सकता है। तो लकड़ी कभी भी किसी भी केस में गुड फ्यूल नहीं हो सकता, है ना। तो ये लास्ट पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि जो भी आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो किसी दूसरे के यूज़ के लिए नहीं होनी चाहिए। it should not be more valuable for it should not be more valuable for some other purpose than फ्यूल। जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रॉपर्टी है आपकी, इट शुड नॉट बी मोर वैल्यूबल फॉर सम अदर पर्पस देन फ्यूल। तो इसको एक्सप्लेन जो हम साइंस के रिस्पेक्ट में करते हैं, है ना, कि मतलब साइंटिफिक नॉलेज के लिए हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हमारा कोई सोशल इशू, पॉलिटिकल इशू या रिलीजियस इशू इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो इससे हट के हम सिर्फ साइंस पढ़ रहे हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जंगल की लकड़ी एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है तो उसे फ्यूल के लिए यूज़ या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, सिर्फ साइंटिफिक पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, 6 पॉइंट। इट शुड बी चीप, मतलब सस्ते भी होने चाहिए और आसानी से अवेलेबल हो जाना चाहिए, है ना। तो फॉर गुड फ्यूल इट शुड बी चीप, it should be cheap and easily available फिर आपका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट शुड बी इजी टू हैंडल, it should be easy to handle, safe to transport, and convenient to store. और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ये स्मोक ना करे, नो स्मोक वाइल बर्निंग, है ना। जब वो फ्यूल बर्न कर रहा है तो उसका स्मोक नहीं होना चाहिए, और अगर हो भी रहा है तो वो लेस फॉर्म में हो, बहुत ही लेस फॉर्म में हो। तो आपने देखा कि गुड फ्यूल क्या है, फिर आपने देखा कि फ्यूल क्या है, फिर आपने पढ़ा कि गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, अब हम पढ़ने जाते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, इसमें क्या है आपका, देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। फर्स्ट है आपका सॉलिड फ्यूल्स, दूसरा होगा आपका लिक्विड फ्यूल, और तीसरा होगा आपका गैसियस फ्यूल्स। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि सॉलिड फ्यूल्स क्या होता है ना। जैसे आप नाम से जान सकते हैं कि ये वो फ्यूल हैं जो सॉलिड के फॉर्म में नज़र आते हैं, है ना, जिसको आप आसानी से पहचान भी सकते हो। जैसे आपका एग्जांपल्स हो गया वुड, चारकोल,
ठीक है, कोक, कोल, पैराफिन वैक्स, एंड टैलो एटसेट्रा। मतलब जो सॉलिड फॉर्म में दिख रही है वो आपकी क्या है, सॉलिड फ्यूल्स। पैराफिन वैक्स और टैलो ये कैंडल बनाने में यूज़ होता है ना। तो कैंडल से आपको पता ही है, हम इस कैंडल को फ्यूल के टाइप में बर्न कर सकते हैं। इससे हमें क्या क्या मिल सकता है, जनरली हम इसे लाइट एनर्जी लेते हैं इससे। ठीक है, तो ये आपके सॉलिड फ्यूल्स थे। सॉलिड फ्यूल्स आर दोज विच कम्स इन अ सॉलिड फॉर्म, है ना। और ये भी आपका कंबस्टिबल सब्सटेंसेस ही हैं, सारे फ्यूल कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिक्विड फ्यूल्स। ठीक है, सेकंड आपका है लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स ये क्या होता है आपका, जो लिक्विड फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मेथनॉल, एटसेट्रा आर कॉमन लिक्विड फ्यूल्स, आर कॉमन लिक्विड फ्यूल्स। ठीक है, अब ये सब ऐसे फ्यूल हैं, आइडियल लिक्विड फ्यूल है। मतलब जब ये बर्न होंगे ना कंप्लीटली तो कुछ भी रेसिड्यू नहीं छोड़ेंगे। जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल भर लिया और गाड़ी चला रहे हो आप, कार हो या बाइक हो, तो पेट्रोल का एक एक बूंद खत्म हो जाएगा, आपको उसमें पेट्रोल ज़रा सा नज़र ही नहीं आएगा, और कुछ ऐस वैस कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अगर आपने प्योर पेट्रोल यूज़ किया है तो, है ना, कुछ मिक्स कर देंगे इंडिविजुअली तो दिक्कत होती है, फिर आपको ऐस नज़र आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिक्विड फ्यूल्स थे, और इसको आसानी से आप स्टोर भी कर सकते हैं, है ना। तीसरा है आपका गैसियस फ्यूल्स। गैसियस फ्यूल्स ये क्या होते हैं, जितने भी जैसे नेचुरल गैस हैं आपके, नेचुरल गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब एलपीजी। एलपीजी को हम लोग बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। ये एलपीजी है आपका, जो घर में आजकल यूज़ होती है। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ गैसियस फ्यूल्स, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ गैसियस फ्यूल्स। ठीक है, तो आपने देखा सॉलिड फ्यूल है, गैसियस फ्यूल्स है, लिक्विड फ्यूल्स है। इसमें इन तीनों में भी जो बेस्ट या गुड फ्यूल कही जाएगी वो लिक्विड फ्यूल कही जाएगी। लिक्विड फ्यूल्स आर हाईली कंबस्टिबल, इसलिए इसको हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ नहीं किए जाते करते हैं। डोमेस्टिक पर्पस में हम गैसियस फ्यूल्स ही यूज़ करते हैं, जैसे घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी यूज़ होता है। ठीक है, तो ह्यूमन काइंड के लिए यही हमारे टाइप्स ऑफ फ्यूल्स थे। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। फाइन, तो इस चैप्टर जो सोर्स ऑफ एनर्जी था, इसमें आपको जो 5 मेन टॉपिक्स पढ़ने थे। सबसे पहला था आपका गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा कि उसमें स्मोक नहीं होना चाहिए, उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए थे।
उसके बाद फ्यूल क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स देखा आपने, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल्स पढ़ा। तो एक यूनिट, एक चैप्टर का एक सेक्शन आपका खत्म हो गया। अब जो मेन आपको पढ़ना था सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपकी दो तरह की होती है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।